हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जर्मनी में स्टडी के लिए आपको कितनी कॉस्ट चाहिए। मतलब इस तरह से बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। मतलब कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आपको आने के बाद ही पता चलती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे स्टडी वीज़ा लगने से पहले कितने हमारे खर्चे होंगे और आने के बाद कितने खर्चे होंगे। तो हम A to Z जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी इन जर्मनी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइल्ट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आइल्ट्स है। आइल्ट्स में तकरीबन 200 यूरोज़ हमारा ख़र्चा होता है, जो कि तकरीबन 65,000 जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में होता है। तो हमें आइल्ट्स में इतनी फ़ी देनी होती है आइल्ट्स का टेस्ट देने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। जब हम HEC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं या IBCC करवाने होते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो हमारी मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट आते हैं उन लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें हमारी आ जाती है डिग्री और दूसरा इसमें आ जाती है हमारी ट्रांसक्रिप्ट। तो ईच डॉक्यूमेंट जो है वो तकरीबन 1000 रुपये लगते हैं, 1000 रुपीज़ जो लगते हैं अटेस्ट करवाने में। अब आप कितने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर IBC से हम लोग करवाते हैं तो तकरीबन 1200 रुपये जो है हमारे लगते हैं। अब है ना, इसके 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है वॉक इन अटेस्टेशन होता है और एक होता है थ्रू कोरियर। थ्रू कोरियर में जो है तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाता है और इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 30 यूरोज़ तक होती है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले और वॉक इन अटेस्टेशन पे जो है आप जाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसल्टेंसी और सेल्फ अप्लाई। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 100% तकरीबन कंसल्टेंसी का जो है आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स किसी और का है तो उनके कंसल्टेंसी का भी जो दिया हुआ है लिंक, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कभी भी कंसल्टेंसी की तरफ ना जाएं। आप अपना प्रोसेस जो है सारा खुद करें। मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, बहुत ही ईजी है। मैं जब आया था मैंने सारा प्रोसेस अपना खुद ही किया था। तो इसलिए कभी भी किसी कंसल्टेंट के पास मत जाए, वो आपको बहुत ज़्यादा रुपीज़ चार्ज करेगा और है ना आपका काम भी सही से नहीं करेगा। मतलब आपके जो इंटरेस्ट होंगे उस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन नहीं दिलाएगा। उसके बाद हमारा पास आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस के। जब हम फेज़ में आते हैं तो हमारे पास यूनी असिस्ट, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनमें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनकी वेबसाइट होती है, वो कहती हैं कि आप जो है हमारी वेबसाइट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाल दें, तो है ना हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको एडमिशन देना होगा तो आपको एडमिशन भेज देंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। यूनी असिस्ट क्या है मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप मेरे जो है चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो यूनी असिस्ट एक बीच का जो है इंटरमीडियरी है। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के बेसिस पे चेक करता है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को ओके करके यूनिवर्सिटी को भेजता है। अगर डॉक्यूमेंट्स ओके ना हो तो आपको मेल आती है कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट सही नहीं है या ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप हमें दोबारा भेज दें। तो अब यूनी असिस्ट जब हम पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो 75 यूरोज़ हमें चार्ज करता है फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओनली 30 यूरोज़ वो चार्ज करते हैं। सही है। अब हम आ जाते हैं तकरीबन 250 से 300 यूरोज़ लग जाते हैं एप्लीकेशन पे। अगर आप जो है ना तकरीबन 7-8 यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं, वो आप पे सब डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। अब ये क्या सीन होता है। अब एक तो हमारे पास हो गया कि हमने यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए एप्लीकेशन के लिए। एक होता है कि हमने यूनी असिस्ट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और एक हमारे पास आ जाता है जो यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई हमें कोरियर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स सारे भेजो। अब अगर ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे पास आ जाती है कि कोरियर के थ्रू भेजो, तो हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, नोटराइज्ड
करवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स। तो नोटराइज का कहाँ से होते हैं, आपके एरिया का जो भी सिटी कोर्ट है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे नोटराइजेशन के लिए जो है वकील बाहर बैठे होते हैं, जो कि 3-4 तरह की स्टैंप होती हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करते हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करेंगे और फिर वो नोटराइज डॉक्यूमेंट आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती हैं कि नोटराइज डॉक्यूमेंट भेजो, कुछ बोलती हैं कि नहीं सिंपल ही भेज दो। तो फिर अलग अलग तरीके से आप भेज सकते हैं, मतलब DHL के थ्रू भी भेज सकते हैं, अर्जेंट 3 दिन में चले जाता है, वरना तो 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। TCS के थ्रू भी भेज सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन के कितने दिन बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किसके ज़रिए भेजना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, मतलब इस पे तकरीबन 40 यूरो तक खर्चा हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन फ़ी। अब जो है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फ़ी जो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 70 यूरोज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 150 से 400 यूरो तक, तो ये गलत है। मतलब कि हर यूनिवर्सिटी का 400 यूरो भी ले सकती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग अमाउंट होते हैं कि वो कितनी कंट्रीब्यूशन फ़ी चार्ज करती है। कंट्रीब्यूशन फ़ी क्या होती है, असल में एक यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है, जिस तरह हम वहाँ पे फ़ी देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत ही कम फ़ी होती है। तकरीबन जैसे मेरी 70 यूरो, किसी की 100, किसी की 150, तो किसी की 400, तकरीबन एवरेज 25 to 50 यूरोज़ कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक अकाउंट। ये थोड़ा डॉक्यूमेंट जो है पुराना है, मतलब ये किसी और ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 11,904 यूरो लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता, अभी तकरीबन 12,040 या 37 ऐसा कुछ यूरोज़ हो गया है, वो हो गया है। और प्लस हमारी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर फ़ी लग जाती है, जो कि बहुत ही कम होती है। तो तकरीबन हमारे 1300 यूरो, 1350 यूरो तक हमारा ब्लॉक अकाउंट खुलता है, जो कि हमने सिर्फ जमा कराना होता है। जब हम जर्मनी आ जाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा करके वो सारे पैसे वापसी मिलने होते हैं। अब ये हमारे पास आ जाता है कि हमें ये कब खुलवाना होता है, जब हमारे पास एडमिशन लेटर आ जाए और हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाए। तो आजकल ये एम्बेसी में मस्ट होता है दिखाना, वरना इसके बगैर वीज़ा नहीं मिलता। तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमने ब्लॉक अकाउंट खुलवा लिया है। उसके बाद हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो भी तकरीबन ब्लॉक अकाउंट में ही इंक्लूड हो जाती है, अगर आप कोरेकल वगैरह से खुलवाएं। इसकी अलग से फ़ी कुछ नहीं होती, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अलग से फ़ी नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू में 75 यूरो जो है आपका जो है तकरीबन वो लोग फ़ी लेते हैं, 75 यूरो। इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना कितने बनते हैं। तो इंटरव्यू वाले दिन इतने देने पड़ते हैं। ट्रैवल कॉस्ट तो डिपेंड करता है, अगर आप एम्बेसी के करीब रहते हैं तो आप बाइक या गाड़ी में जा सकते हैं, तो इसकी कोई फ़ी नहीं लगती। अब हमारे जो टोटल कॉस्ट तकरीबन आ जाती है, वो आ जाती है 12,913 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ है। आप तकरीबन अभी के अगर लगाएं तो तकरीबन 1400 यूरो, 14,000 कुछ यूरो आप वो कर सकते हैं। इतने तकरीबन हमारे लगेंगे अभी, मतलब जर्मनी आने से पहले। तो अब आफ्टर वीज़ा के ये सारे कोस्ट हैं। आफ्टर वीज़ा जो है हमें शॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है, उस पर तकरीबन 300 यूरो हमारे लग जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है आप कितनी शॉपिंग करते हैं। रेंट वगैरह आपका 400 450 यूरोज़ होता है, तो इतने में आपको मिल जाता है। अगर आपको डॉम मिल गया तो वो सस्ते होते हैं, 250-300 यूरो तक होते हैं। टिकट आपकी डिपेंड करता है कितनी सस्ती लेते हैं, और थोड़ा सा कैश आपको 1500 कम से कम लेकर आना चाहिए। तो ये टोटल कॉस्ट बिफोर वीज़ा हमारे पास तकरीबन 17,000 यूरो आप लगा दें। तो ये सारी टोटल कॉस्ट थी। इसमें से अभी आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 200 यूरो तक, 150 यूरो तक। तो डिपेंड करता है आप कितनी शॉपिंग करते हैं, कितने एक्सपेंसिव टिकट लेते हैं आप, और कितना एक्सपेंसिव आपको घर मिलता है। तो ये सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।